गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है उसको कवर किया था। मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था। आई होप कि वो टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक ऐसा साइकिल है जो ओनली फीमेल्स में ऑकर करता है, बिकॉज ओनली द फीमेल्स आर हैविंग देयर ओन सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल्स में जनरली होता है। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये साइकिल 28 डेज का होता है। ओके, दिस साइकिल इज ऑफ 28 डेज और 28 डेज में जो है एक साइकिल कंप्लीट होकर के फिर नया साइकिल जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। ठीक है, लास्ट जो हम लोग की क्या क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरी से जब एग निकलने का प्रोसेस होता है यानी कि ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से हो करके यूट्रस में आने तक, ठीक है, एग को कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 से 3 दिन होते हैं बीच के, इस ड्यूरेशन में जो है एग वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा, ठीक है, और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हुई। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब क्या होता है। ठीक है, जनरली अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इन दैट केस एग जो है 2 दिन के बाद खराब होना स्टार्ट हो जाता है, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एग जब डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो फॉलोइंग प्रोसेसेस होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं सीधे तरीके से समझाऊं आप लोगों को तो ठीक है, डायग्राम के हेल्प से समझा रही हूँ। ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने एग्जैक्ट सेम डायग्राम नहीं बनाया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब ओव्यूलेशन जो है, ठीक है, वो यूट्रस से होना है। ठीक है, सॉरी, ओवरी से होना है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्रस के अंदर जो है एक लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को हम लोग कहते हैं यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, अगर इसको हम लोग मान ले कि डे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो डे 1 कब स्टार्ट होगा, डे 1 विल बी द लास्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ठीक है, उसका जो लास्ट डे होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अगर 28th डे जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आखिरी दिन था, तो इसी दिन को हम लोग अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब डे 1 जो है, डे 1 से क्या होने लगता है कि ये जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, ये अपने आप को अपकमिंग प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट करता है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम ये एक्सपेक्ट करता है कि ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी भी होगी। ऐसा सोच करके यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। कैसे प्रिपेयर करने लगता है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है नॉर्मली थिन होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है
इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टिश्यूज़ बनने लगते हैं, ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं, और यूटेराइन ग्लैंड्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, नरिशिंग सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं ये ज़्यादा नंबर में बनने लगते हैं। ठीक है, तो नया टिश्यूज़ बनेगा, नए ब्लड वेसल्स बनेंगे, नए ग्लैंड्स बनेंगे। तो ये जो नए नए पार्ट्स हैं इनके बनने की वजह से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। ठीक है, अब ये कब से हो रहा है? डे 1 से हो रहा है। ठीक है, तो डे 1 जो है यहाँ पर क्या होगा कि आपका यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, थिक, फ्लैशी और स्पॉन्जी होने लगेगा। ठीक है, अब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन होता है डे 14 पर। ठीक है, फर्स्ट डे से लेके 14th डे तक जो है यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, एंडोमेट्रियम थिक और स्पॉन्जी होगा। अब 14th डे जो है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद एग जो है वो निकल के आया फैलोपियन ट्यूब में। तो एग को यहाँ से ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आते तक कम से कम उसको 2 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो ये जो 2 दिन का टाइम है, ये 2 दिन तक एग वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हुआ तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो आकर के यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, जो इम्प्लांटेशन का इवेंट मैंने बताया था, इम्प्लांट होगा और प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन इन केस अगर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं हुआ तब क्या होगा कि ये जो एग है 2 दिन तक वेट करेगा। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो एग जो है वो डीजेनरेट होना, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डीजेनरेट होना, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन का जो क्वांटिटी है, ठीक है, एस्ट्रोजन का जो क्वांटिटी है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो 14th डे पर हाईएस्ट होता है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होने वाला रहता है तब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन फीमेल की बॉडी में 14th डे के आसपास हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो जैसे जैसे एग डीजेनरेट होने लगता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो भी डिक्लाइन करने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन भी डिक्लाइन करने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका कंसंट्रेशन जो है वो 14th डे से लेकर के 28th डे तक धीरे 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 डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है 14th डे पे हाईएस्ट था, फिर 28th डे आते आते तक एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है वो एकदम से फॉल करेगा, एकदम से गिर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन फॉल हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, तब क्या होगा कि ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है अब तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी ही नहीं हुई तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सब्सटेंसेस टिश्यूज बन गया है उनका तो कोई वर्क नहीं है। तो जैसे ही 28th डे पे एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन एकदम से शार्पली फॉल करता है, क्या होगा कि ये जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होगा ये ब्रेक डाउन होने लगेगा। ठीक है, ये टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, टूट करके ब्रेक डाउन हो करके ये ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलेगा। ठीक है, किस फॉर्म में? ये ब्लीडिंग के फॉर्म में जो है वेजाइना से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में क्या हो गया, 28th डे पे क्या हुआ, 28th डे पे एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर के ब्लड के फॉर्म में, कुछ कुछ टिश्यूज के फॉर्म में और म्यूकस के फॉर्म में ये जो सारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो यूट्रस के अंदर बना था, ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है फ्लो होकर के वेजाइना के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ extra uterine tissues and extra blood and mucus through the vagina, this process is known as menstruation, जिसको कि common language में we call it as the periods। ठीक है,
तो ये जो मेंस्ट्रुएशन या ये जो पीरियड्स हैं ये मंथली साइकिल होता है, हर 28 डेज में क्या होता है, रिपीट होता है। एंड किस लिए होता है, अगर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो अनफर्टिलाइज्ड एग और एक्स्ट्रा यूटेराइन टिश्यूज के रिमूवल के लिए मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है ये होता है। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कब होता है, ये गर्ल्स में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जनरली अब क्योंकि हर गर्ल की बॉडी के अंदर प्यूबर्टी अलग अलग टाइम पे हिट करती है, किसी के बॉडी में 12 इयर्स में, किसी के में 13 में, किसी के में 14 में, तो कोई पर्टिकुलर टाइम या कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती है प्यूबर्टी हिट करने की। तो हर पर्सन के बॉडी का ग्रोथ जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, तो किसी में प्यूबर्टी जल्दी हिट करती है और किसी में लेट से हिट करती है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का टाइमिंग जो है वो डेफिनेटली वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म्स है जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी। पहला ये है कि मीनार्क, ठीक है, और दूसरा है मेनोपॉज। ठीक है, दो टर्म्स है मीनार्क एंड मेनोपॉज। ठीक है, तो मीनार्क वो टाइम है जब मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ गर्ल इज नोन एज द मीनार्क। ओके, the process of commencement of menstruation in a girl is known as the menarche. सिमिलरली अब ये जो मीनार्क है ये कब होता है, जब प्यूबर्टी होती है, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 12 to 14 इयर्स की एज के बीच में कभी भी मीनार्क जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, एंड व्हाट इज मेनोपॉज? Menopause is a duration or it is a phase where the menstruation will completely stop in the female's body. ठीक है, मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा फेज है जब किसी भी फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन आना जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। ठीक है, तो मीनार्क जो है वो 12 to 14 इयर्स की एज में कभी भी स्टार्ट होता है। और मीनोपॉज कब खत्म होता है, मतलब कि पीरियड्स आने कब खत्म होते हैं? 45 to 50 इयर्स के एज के बीच में कभी भी मेनोपॉज हो सकता है। ठीक है, तो मेनोपॉज जो है वो परमानेंट स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन पे। मेनोपॉज होने के बाद से मेंस्ट्रुएशन होना यानी कि पीरियड्स आना जो है फीमेल्स में वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। एंड व्हाट इज मीनार्क? मीनार्क इज द प्रोसेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पीरियड। तो स्टार्ट होता है 12 to 14 इयर्स के एज पे मेंस्ट्रुएशन और एंड होता है 45 to 50 इयर्स के एज पे। तो ये जो मीनार्क से लेके मीनोपॉज के बीच का जो पूरा ड्यूरेशन ऑफ एज है या ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है ना, 12 to 14 इयर्स के एज पे जब मीनार्क हो रहा है और मीनोपॉज 45 to 50 इयर्स के एज पे हो रहा है, तो ये जो एज ड्यूरेशन है, दिस एज ड्यूरेशन इज नोन एज द फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी फीमेल जो है शी कैन गेट प्रेग्नेंट एंड शी कैन गिव बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, लेकिन उसमें से भी प्रेगनेंसी के लिए कुछ आइडियल टाइमिंग होता है। 35 की एज तक का जो टाइमिंग होता है किसी भी लेडी के लाइफ में, ठीक है, तो उनकी लाइफ का जो 35 इयर्स तक का टाइम होता है, उसके पहले अगर प्रेगनेंसी हो जाए, उसके पहले जितने भी बच्चे उनके होने हैं, एक या दो बच्चे वो अगर हो जाए, तो दैट इज कंसिडर्ड वेरी आइडियल। क्योंकि 35 इयर्स के एज के बाद से जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन तो होगा लेकिन एग की जो ओवम की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी डीजेनरेट होने लगती है। ठीक है, तो बिफोर 35 इज द आइडियल टाइम टू हैव किड्स। ओके, सो आई होप कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव है क्या चीज? ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, mental and social well-being so that a person is able to lead a healthy, active and satisfying sexual life. Okay, again I am repeating, reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being so that a person can lead a healthy and satisfying sexual life. ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज होने से हमको अवेयरनेस मिलती है अपने ही बॉडी के बारे में। मतलब व्हेन वी आर रीडिंग दिस चैप्टर वी आर नॉट ओनली स्टडिंग अबाउट द process of reproduction, we are also studying about our bodies. So it makes us aware of the different parts that are present in the male and the female body and it will make us aware of the facts regarding that. Okay, तो अपनी खुद की बॉडी के बारे में हमको नॉलेज होती है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है उसको पढ़ने के बाद हमको फैमिली रेगुलेटिंग मेथड्स के बारे में पता चलता है, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। उसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से हमको नॉलेज मिलेगा कि व्हाट आर द सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। वी विल लर्न अबाउट how to prevent ourselves from any type of sexually transmitted diseases. We will also learn about any probable problems which might occur regarding our reproductive systems. तो हमको अपने reproductive system से related जनरल नॉलेज तो मिलेगी ही, साथ में हमको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगी सो दैट उन प्रॉब्लम्स के अकर होने पे कभी भी अगर हमको लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तो हम लोग इजीली उसको डिटेक्ट कर सके और उसका अर्लीस्ट ट्रीटमेंट करा सके। ठीक है, तो अपने बॉडी के बारे में नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक को पढ़ने से। उसके बाद फैमिली रेगुलेटिंग मेथड्स के बारे में पता चलेगा हमको। उसके बाद सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलेगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अवॉइड करने के बारे में हमको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है हम अपनी खुद की बॉडी के हेल्थ के बारे में हमको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है दैट इज द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज सब लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम लोग अभी से मेथड्स किसी ना किसी तरीके के अगर हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं किए फैमिली प्लानिंग करने के या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है अगर अनकंट्रोल्ड हो गई तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के रहने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको हो सकते हैं, जैसे कि रहने के लिए जगह की कमी पड़ेगी, खाने पीने पहनने के लिए जो हमको रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है हमको। ठीक है, तो जो रिसोर्सेस हैं उनकी कमी पड़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेस की कमी पड़ेगी, हवा पोल्यूट हो जाएगी ज़्यादा, पानी हमको खराब क्वालिटी का मिलने लगेगा। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल। ठीक है, उसके अलावा जो पल्सेस हैं, मतलब जो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जॉब्स की कमी होने लगेगी। तो इस तरीके से एक छोटी सी प्रॉब्लम से मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो ऑलरेडी हो ही चुका है और ये प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे कंट्री में हम लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो आप लोग खुद सोचो कि मतलब और कितनी ज़्यादा हमको अपने ही शेयर की चीज़ों को लेने के लिए, हमको अपने हिस्से की चीज़ों को लेने के लिए अब हमको फाइट ना करना पड़ जाए, ऐसी हालत पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को काफ़ी समय से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है हमारी कंट्री में, येट बहुत सारे लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे होते हुए भी फैमिली प्लानिंग के मेजर्स को जो है अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो उनको, उनके अंदर भी अवेयरनेस जगाना जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है फ्यूचर में जो है एक फैमिली प्लानिंग बिल लेकर के आने वाली है। ठीक है, ये जो फैमिली प्लानिंग बिल है ये एक लॉ बन जाएगा धीरे से, ठीक है, पास होने के बाद में। और ये जो फैमिली प्लानिंग बिल है ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि कोई भी कपल जो है, ठीक है, उनका एक से ज्यादा चाइल्ड ना हो। ठीक है, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के भी घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना, फिर कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करना, फिर उनकी मैरिज करना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पेरेंट्स के ऊपर आती हैं। और अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना उनके लिए ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फैमिली प्लानिंग बिल जो है हमारे कंट्री की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है, विच विल इंश्योर कि एवरी कपल हैज ओनली वन चाइल्ड, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वायबल, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो बहुत रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं और हम लोग फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है कि किसी न किसी तरीके से प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की कोशिश जो है की जाती है। ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है या अनवांटेड चाइल्ड का जो होना है वो इस चीज से रुकता है, जिससे कि अल्टीमेटली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प होगी। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल बैरियर मेथड्स। ठीक है, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर मेथड्स। तो मैकेनिकल बैरियर मेथड्स में बेसिकली क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स की एंट्री है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। या अगर हम लोग और मतलब ब्रॉड सिनेरियो में अगर हम लोग देखें तो स्पर्म्स को बेसिकली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने से रोका जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल बैरियर मेथड्स जो हैं इनमें और बहुत सारे सब टाइप्स हैं। कुल मिला के ये सारे जो मैकेनिकल बैरियर मेथड्स हैं ये स्पर्म्स की एंट्री को या स्पर्म्स के फैलोपियन ट्यूब के पहुंचने को जो है रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर मेथड्स जो हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। condoms which are applied on the penis of the male. Okay, then we are having the cervical cap. सर्वाइकल कैप जो है वो लेटेक्स से बना हुआ एक रिंग या एक फिल्म के जैसा होता है, विच इज अप्लाइड ऑन द विच इज व्हाट शुड आई से विच इज केप्ट इन द सर्विक्स ऑफ द फीमेल। तो फीमेल के सर्विक्स में इसको जो है लगाया जाता है सो दैट सर्विक्स से आगे जो है स्पर्म्स की एंट्री ना हो सके। ओके, देन वी आर हैविंग द डायफ्राम। डायफ्राम भी जो है ये फीमेल्स में ही लगाया जाता है और इसको भी जो है सर्विक्स के अंदर ही फिट किया जाता है। तो डायफ्राम भी जो है एक फिल्म के जैसा होता है जो कि स्पर्म्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप दैट वी आर हैविंग दैट इज द इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस।
ठीक है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनको शॉर्ट में IUCD कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या IUCDs होते हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो कि प्लास्टिक के या मेटल के या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो ये जो IUCDs जो होते हैं ये अलग अलग शेप के होते हैं, एक रिंग के फॉर्म में होते हैं, लूप के फॉर्म में, या इस तरीके से रिंग होगा, ठीक है, लूप होगा, इस तरीके से स्पाइरल होगा, या इस तरीके से टी के शेप में जो है ये IUCDs बनाए जाते हैं। और इनका बेसिकली काम क्या होता है, वही स्पर्म्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना। उसके अलावा ये जो IUCDs हैं ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में भी ये क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं, जिससे कि यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो है वो फर्टिलाइजेशन अगर गलती से हो भी गया तो वो जाइगोट को रिसीव नहीं करेगा यूट्राइन एंडोमेट्रियम, और अगर जाइगोट का इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये जो IUCDs हैं ये फीमेल के बॉडी में यूट्रस के अंदर जो है इम्प्लांट किए जाते हैं। इनका वर्किंग का या इफेक्टिवनेस का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 से 5 साल का होता है। 3 से 5 साल तक ये इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद इनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो थोड़े बहुत रहते ही हैं किसी भी डिवाइस के, तो इनके भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स रहते ज़रूर हैं, लेकिन मोस्टली ये बहुत एफिशिएंट होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो IUCD होता है, इट इज़ नोन एज द कॉपर टी। ठीक है, कॉपर मेटल का बना हुआ होता है और टी के शेप में होता है, इसीलिए इसको कॉपर टी कहा जाता है। तो कॉपर टी जो है बहुत ही वाइडली यूज्ड IUCD का एक टाइप है। ठीक है, इसके बाद देन वी आर हैविंग द हार्मोनल मेथड्स ऑल्सो। ठीक है, हार्मोन्स के हेल्प से भी वी कैन do the process of family planning or we can adopt the process of family planning। तो हार्मोनल मेथड्स जो हैं, हार्मोनल मेथड्स में बेसिकली हार्मोन के बने हुए पिल्स, यानी कि हार्मोन के बने हुए टैबलेट्स जो हैं वो ओरली कंज्यूम किए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा। ठीक है, तो फीमेल्स जो हैं दे विल बी कंज्यूमिंग द हार्मोनल ओरल पिल्स, और ये जो हार्मोनल पिल्स हैं इनके बहुत अलग अलग काम करने का तरीका होता है। कुछ हार्मोनल पिल्स होते हैं वो ओव्यूलेशन को स्टॉप करते हैं, कुछ हार्मोनल पिल्स होते हैं जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, सो दैट वो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को रिसीव ना कर सके। कुछ ओरल पिल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस होने नहीं देते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो हार्मोनल मेथड्स हैं ये भी इंश्योर करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, देन वी आर हैविंग द केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स में सर्टन केमिकल्स होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स को क्रीम या जेली के फॉर्म में जो है बनाया जाता है, सस्पेंशन के फॉर्म में बनाया जाता है, और अगर ये क्रीम्स और जेलीज जो हैं इनको वेजाइना के अंदर अप्लाई किया जाए तो कॉप्युलेशन के बाद अगर स्पर्म्स की एंट्री वेजाइना में होती भी है तो ये जो क्रीम या जेली वेजाइना के अंदर अप्लाई किया हुआ है ये क्या करते हैं, जो स्पर्म्स हैं स्पर्म्स को किल करने का काम करते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर बेसिकली स्पर्मिसिडल, एंड अगर ये जो केमिकल्स हैं स्पर्म्स के कांटेक्ट में आएंगे तो दे विल बी डिस्ट्रॉइंग द स्पर्म्स, और अगर स्पर्म्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी विल बी देयर। ओके, एंड देन फाइनली वी आर हैविंग द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स, दैट इज द सर्जिकल मेथड्स। ओके, द सर्जिकल मेथड्स। अब सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, सर्जिकल मेथड्स में
सर्जरी के हेल्प से इंश्योर किया जाता है कि स्पर्म्स की एंट्री जो है वो फीमेल बॉडी में ना हो सके या फिर ओव्यूलेशन जो है वो ना हो सके। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सर्जिकल मेथड्स जो है वो मेल्स में भी होता है और वो फीमेल्स में भी होता है। अगर मेल्स के केस में बात करें तो सर्जिकल मेथड का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द वैजेक्टोमी। ठीक है, तो मेल्स में जो वैजेक्टोमी होता है उसमें बेसिकली क्या है कि अगर ये मान लेते हैं टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, इसमें से वास एफरेंस वास डेफरेंस हुआ, सब बना। ठीक है, तो ये जो वास डेफरेंस है ये आके कहाँ टर्मिनेट होता है, पीनिस में टर्मिनेट होता है। तो वैजेक्टोमी में क्या करते हैं कि ये जो वास डेफरेंस होता है, वास डेफरेंस को कट किया जाता है। कट करके वास डेफरेंस को इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर दी जाती है। ठीक है, सिमिलरली इस एंड को भी कट करके फोल्ड करते हैं और यहाँ पे सिलाई कर देते हैं। तो टेस्टिस में से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स निकल के वास डेफरेंस में आएंगे भी, लेकिन क्योंकि वास डेफरेंस बीच में से कट हो चुका है तो ये जो स्पर्म्स है ये पूरा घूम करके पीनिस तक नहीं आ पाएंगे। तो जो सीमेन बनेगा, सीमेन तभी भी बनेगा, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म्स को छोड़ करके बाकी जो ग्लैंड से सिर्फ उन्हीं का सिक्रीशन होगा और स्पर्म्स उसके अंदर नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि सेक्सुअल लाइफ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सीमेन भी जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि सीमेन के अंदर स्पर्म्स नहीं होते हैं, और अगर स्पर्म्स नहीं होंगे तो सीमेन अगर फीमेल की बॉडी के अंदर जाता भी है तो स्पर्म्स की एब्सेंस में प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। तो क्योंकि वास डेफरेंस को हम लोग कट करवाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वैजेक्टोमी। ठीक है, एंड द सेकेंड टाइप जो कि फीमेल्स में होता है। ठीक है, फीमेल्स में भी सर्जिकल मेथड्स जो है वो अडॉप्ट होते हैं। तो फीमेल्स में जो मेथड है दैट इज नोन एज द ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स को इस तरीके से कट करते हैं, कट करके फैलोपियन ट्यूब को फोल्ड करके उसमें इस तरीके से सिलाई कर दी जाती है, स्टिचिंग कर दी जाती है। तो ओवरी है, इसमें से ओव्यूलेशन होगा जरूर, लेकिन ओव्यूलेशन होने के बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कट है, सिलाई है, तो अगर इन केस स्पर्म्स की एंट्री अगर यूट्रस के अंदर होती भी है तो स्पर्म्स जो है वो आकर के यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और एग जो है वो यहाँ आकर के रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जब मीटिंग ही नहीं होगा, दोनों मिलेंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी कि इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो भी अवॉइड होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्टिच किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो वैजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये जो दोनों सर्जिकल मेथड्स हैं, ठीक है, इनसे सेक्सुअल लाइफ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि इससे बिकॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई प्रेशर नहीं होता है, तो इससे सेक्सुअल लाइफ जो है और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कंप्लीटली रिवर्सिबल हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई कपल जो है जिसकी वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हो चुकी है, इन फ्यूचर अगर उस कपल को दोबारा से एक चाइल्ड करना है, कंसीव करना है, प्लान करना है, तो ये जो प्रोसेस है इसको दोबारा से रिवर्स किया जाता है एंड दे कैन इजीली कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर दैट also. Okay, so these are the various methods of फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द सेफ सेक्स एंड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग लास्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास के साथ ये वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेफिनेटली डाउट्स आ सकते हैं, तो एक बार आपकी बुक को ओपन करो, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देखो, और अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।